दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 171वां लेक्चर है। देखिए इसी सीरीज में 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ाया गया और आगे 151 नंबर से हम लोग स्टार्ट किए भारतीय संविधान को पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की क्लास में आज हम पहुँच चुके हैं अपने 21वीं क्लास में और आज हम कवर करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5101 5101 से लेकर के 5130 के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथ में जुड़ जाइए तो लगे हाथ आपकी तैयारी होने लगेगी, लेकिन कब 7000 10,000 सवाल हो जाएंगे फिर परेशान हो जाएंगे, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आज जो मैं सवाल लेकर आया हूं राष्ट्रपति से संबंधित है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं पहले मैं बताना चाहूंगा। सवाल आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। देखिए रटने की वाली बात नहीं करेंगे, रट्टाफिकेशन वाला काम यहां नहीं चलता। मैं आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा कि यही आदमी क्यों भाग लेता है। ठीक है, प्लस अगला सवाल लिख रहा अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि क्या है। बच्चा बच्चा जानता है भाई 5 साल है। ठीक है, और भी लिख रहा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो दी गई हैं ये किस अनुच्छेद में दिया गया। तो इसको रटना नहीं दोस्तों, इसका भी ट्रिक दूंगा आपको। देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, या पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेना पड़ता है, शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया। इन सभी सवालों पर दोस्तों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के डिमांड पर ही हमने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों बैच स्टार्ट किया है। बस यही कहना चाहूंगा कि आंख मूंद कर नितिन सर पे अगर भरोसा करते हैं तो आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपका दिल मैं जीत लूंगा। देखिए दिल जीतना तो बात की बात है, हमें वो पढ़ना है जो परीक्षा में आता हो और वो चीजें आपको यहीं मिलेंगी। एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई अभी तक जो इतिहास आपने पढ़ा वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी सेगमेंट में दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है जरूरत से ज्यादा अब, लेकिन अगले 2-4 दिनों 5 दिनों में दोस्तों पॉलिटी का नया बैच आ ही जाएगा आपके बीच और यूपी स्पेशल का भी नया बैच आ जाएगा। अभी दोस्तों आपके लिए कौन कौन सा बैच है, तो अभी आपको हिस्ट्री का बैच मिल सकता है और हिंदी का बैच मिल सकता है। ये वाले बैच हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल पहले मैं बता दूं आज हमारा 171वां क्लास है। 5101 से लेकर 5130 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग तथ्यों को पढ़ने चल रहे हैं। पहला सवाल, देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है। जी हां दोस्तों पढ़िए ध्यान से, देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है। याद रखिएगा देश का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछ दे कि देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, देश का प्रथम नागरिक, क्या पूछ दे, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो याद रखेंगे देश का प्रथम नागरिक कौन कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस तरह से दोस्तों कथन ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 52। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 52 जो हम पढ़ रहे हैं भाग 5 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं दोस्तों, भाग 5। भाग 5 किसके बारे में बताता है, भाग 5 दोस्तों केंद्र के बारे में बताता है और केंद्र के संबंध में दोस्तों आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, केवल इतनी बात। इसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कहां पर कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। ये दोस्तों कहां बताया गया है, तो ये बताया गया अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 53 में केवल इतनी बात नहीं बताया गया, ये 53 का 3 पकड़िए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया कि जो राष्ट्रपति होता है ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना का क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, वायुसेना का क्या कहलाता है, प्रधान होता है। ये बात भी कहां कहा गया, ये भी अनुच्छेद 53 में ही कहा गया। ठीक है, देखिए मेरे साथ लगे रहिए और आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं खास करके उस पर चर्चा करिए। लिख रहा वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों कौन होता है, ऐसे लिखना चाहिए, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। वैसे देखिए आप लोग जानते हैं कि कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री को कहा जाता है, लेकिन यहां पर वही चीजें ध्यान देना, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि राष्ट्रपति आप कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री। क्या होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ उनका मंत्री परिषद। क्या दोस्तों, उनका मंत्री परिषद जो है दोस्तों यही क्या कहलाते हैं, ये कार्यपालिका का प्रधान कहे जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर सवाल का उत्तर राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में लिखा गया
दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 54 में। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 54 में आपको किसके बारे में बताया गया, निर्वाचन मत पड़ेगा। अनुच्छेद 54 में 3 शब्द आप याद रखेगा, एक तो एकल संक्रमणीय मत याद रखना है, शब्द क्या मतलब इस समूह को याद रखेगा, दूसरा आनुपातिक प्रणाली का नाम याद रखेंगे। ये दोनों की जब बात करेगा तभी आप 54 जवाब दीजिएगा। आगे देखिए लिख रहा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात की गई। अब देखिए यहां पर आपका जवाब अलग होगा, यहां निर्वाचन पद्धति पूछेगा तब आप 55 बोलिएगा। क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे अनुच्छेद 55। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आपके प्रश्न में क्या लिखा हो, एकल संक्रमणीय मत की चर्चा की हुई, तब आपको 54 बताना है। जब आपसे निर्वाचन पद्धति पूछा जाएगा तब आप क्या बताना है, 55 बताना है। इसी तरह से सीखना और समझना है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना हेतु प्रत्येक जो एमएलए होते हैं, एमएलए किसे कहते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य हैं। एमपी किसे कहते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के जो सदस्य हैं, उनके मत का मूल्य निर्धारण किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के तहत है, तो जो मत का मूल्य है उसका निर्धारण दोस्तों 55 सब अनुच्छेद क्या दोस्तों, यहां पर सब आर्टिकल 1 है, ठीक है। तो 55(1) इसको आप याद रखेंगे। लिख रहा अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, तो प्रत्येक राष्ट्रपति दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये इसकी पदावधि मानी जाती है, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है, यानी अगर दोबारा किसी को राष्ट्रपति पद पर चुनना है, पुनर्निर्वाचन होना है, तो उसके लिए पात्रता जो होता है ये कहां पर बताया गया है, तो पात्रता बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 57 में। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 57 में पात्रता। एक बार फिर से पढ़िए, 57 में पात्रता बताया गया है, 56 में क्या बताया गया दोस्तों, 57 में पात्रता, 56 में पदावधि, 56 में पदावधि 5 साल की, और 55(1) में क्या बताया गया, तो 55(1) की बात करेंगे तब दोस्तों मत का मूल्य याद रखेगा, एमपी और एमएलए के मत का मूल्य याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी बात याद रखेंगे, और पद्धति पूछेगा तब भी 55 बताएगा। 54 में क्या बताएगा, एकल संक्रमणीय मत। 53 में क्या बताया गया है, वही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या प्रधान, और क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों 52 में क्या कहा गया, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। लिख रहा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताओं को में दोस्तों ऊपर ये उड़ने वाला र है ना, ऐसे बनाए, इसको उल्टा कर लेंगे तो 7 दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से अहर्ता आप याद रखेगा, कहां बताया गया है, सॉरी क्या पूछा है दोस्तों, हाँ, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया, 7 ऐसे नहीं, 7 इस वाले में नहीं, शर्तों में 7 वाले में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन बन जाता है। सुनिए, यहां पे इसमें मत करेगा, फार्मूला या नहीं है, यहां अहर्ताओं में दोस्तों फार्मूला मैंने बनाया था, अहर्ता में या अहर्ता को ह पकड़ना है, ह को दोस्तों 8 के अनुसार लगाना है। यहां पर देखिए 8 के अनुसार दिख रहा होगा, तो यहां पर अनुच्छेद 58 याद आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 58 याद रखेगा। निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं कहां बताई गई हैं, ये 58 में बताई गई हैं। करा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दोस्तों किस अनुच्छेद में रखी गई हैं, तो दोस्तों अगर शर्तों की बात करेंगे तो शर्तें हैं 59 में, ठीक है। शर्तों में देखिए ऐसे स बनाते हैं ना, बड़ा वाला स, बस इसी को 9 समझ लीजिए, तो इसी से आप याद रखेगा, यहां अंतिम में 59 याद रखेगा, नहीं तो भूल जाता परीक्षा में, ठीक है। तो 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, और 58 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं, ठीक है। लिख रहा है संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका जांच कौन करता है, तो जांच करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां बताया गया, अनुच्छेद 124 में बताया गया, कहां पर, 124 में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। यहां पर फिलहाल पूछ रहा है कि अगर विवाद होता है तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त कार्य जैसे संधि जो कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखेंगे यहां पर 2 अनुच्छेद है दोस्तों, एक तो है अनुच्छेद 77 और एक है अनुच्छेद 299। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 299। 77 तो समझ में आता है सर, 99 में क्या दिया गया है, 99 दोस्तों संबंधित है 299 सरकारी अनुबंध से। किससे संबंधित है, सरकारी अनुबंध से संबंधित है, ठीक है, सरकारी अनुबंध से संबंधित है। लिख रहा है जो राष्ट्रपति बनता है उसके लिए शर्तें पता क्या क्या होती हैं, पहली शर्त होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी शर्त होती है कि उम्र
कितना होना चाहिए, कम से कम 35 साल। देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें या राज्यपाल वगैरह की बात करें तब दोस्तों 35 साल। अगर हम दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तब उस केस में क्या हो जाता है 25 साल भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल 35 साल आपको विशेष ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए और चुनाव के समय वह व्यक्ति किसी के लाभ के पद पर न बैठा हो, मतलब किसी अन्य पद पर बैठ करके जो वेतन न ले रहा हो, ये आपको देखना पड़ेगा। ये दोस्तों होना चाहिए। और ये सभी शर्तें किसके लिए हैं, तो इस तरह की शर्तें राष्ट्रपति के लिए भी होती हैं, इसी तरह की शर्तें किसके लिए होती हैं, राज्यपाल के लिए भी होती हैं, उपराष्ट्रपति के लिए भी होती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में दोस्तों कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेगा, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले लोकसभा के सदस्य, जी हां दोस्तों, लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से क्या क्या बता रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान से। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, क्या हम इनको जोड़ करके संसद बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं संसद। ठीक है, और इसमें दोस्तों याद रखेंगे प्लस विधानसभा के, देखिए विधान परिषद नहीं बोलना है, क्या बोलना है, विधानसभा। क्यों विधान परिषद नहीं बोलना है? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में है नहीं, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में बची है, पहले 7 में थी अब 6 में बची है। ठीक है, इसलिए विधान परिषद नहीं बोलना है, सीधे सीधे क्या बोलना है, विधानसभा। तो याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा या संसद कहिए प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए मनोनीत मत करिएगा यहां पे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य लेना है जिनका निर्वाचन हुआ हो। आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भाई जिसको राष्ट्रपति ने चुना है, अगर वोट देने की बात आएगी तो व्यक्ति तो उसी को वोट देगा ना, इसलिए दोस्तों मनोनीत वाले को हटा दिया जाता है, केवल निर्वाचित वाले को लेना है यहां पर। ठीक है, परीक्षा में बार बार आता है, आप मनोनीत और निर्वाचित पर ध्यान नहीं देते, ऐसे में हो जाता गड़बड़। तो क्या क्या करेंगे, लोकसभा करिएगा, राज्यसभा करिएगा, विधानसभा करेगा, विधान परिषद मत करेगा, विधान मंडल भी मत करेगा। देखिए विधानसभा विधान परिषद को मिलाकर के विधान मंडल बनता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा को मिला के संसद बनता है ना, ऐसे विधान परिषद और विधानसभा को मिला के विधान मंडल बनता है। तो परीक्षा में देखेगा हमें विधान मंडल नहीं छूना है, हमें विधान परिषद नहीं छूना है, हमें मनोनीत शब्द नहीं चुनना है, हमें क्या चुनना है, हमें निर्वाचित शब्द चुनना है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चुनना है। ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहां गलती करेंगे तो फिर भैया आपको कोई बचाने वाला नहीं है, सवाल जाएगा काम से। ठीक है, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। बड़ा आसान चैप्टर है लेकिन मैंने हर तरह के सवालों को यहां पे रखा है। देखिए स्टडी 91 से जुड़ेंगे तो अब कई सारी किताबें हैं, सैंपल के तौर पर है, रोज मैं आपको यही दिखाता हूं, तो ऐसा नहीं कि इतनी ही किताब है, और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन जब आप हमारे वेबसाइट पे एप्लीकेशन पर आएंगे तब आपको किताबें मिलेंगी। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह चाहिए तो दोस्तों आप अमेजन पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, मीशो पर आ जाइए, वहां से दोस्तों आप जो है कैश ऑन डिलीवरी पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। 10-20 ज्यादा लगेगा, किताब घर पहुंच जाएगी, पेमेंट तब करिएगा। ठीक है, और हमारे भी साइट से करेंगे तो भी किताब घर पहुंचेगी, आपको बाकायदा ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, तो घबराने बनाने वाली बात नहीं है। लिख रहा किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। दोस्तों वैसे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होता नहीं है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे स्थान है दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी, जो केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी दोस्तों वहां पर क्या है, वहां पर विधानसभा है, और जब विधानसभा है तो भैया उसके मेंबर तो चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखेगा इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेंगे हिस्सा। कौन सदस्य, याद रखेंगे निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेंगे, जिनका चुनाव हुआ होगा, जो चुनकर आए होंगे वही दोस्तों हिस्सा लेंगे। लिख रहा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों शामिल किया गया? तो दोस्तों यहां पर एक संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 17वां संविधान संशोधन। पहले ये लोग नहीं आते थे, इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे, बाद में दोस्तों शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? यह हुआ 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। तब जाकर ये दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो मेंबर हैं निर्वाचित वाले, उनको दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मत देने का अधिकार मिला। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? तो याद रखेगा यहां पर जरूरत होता है कि कम से कम उनके पास क्या हो, उस जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है कम से कम 50 लोग उसके नाम का प्रस्तावक रखे हों, और 50 लोग क्या हो दोस्तों? अनुमोदक भी
भी हो। ठीक है, तो याद रखेंगे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है, यह भी आप याद रखेंगे। शानदार सा सवाल है, पूछा जाता है परीक्षा में। आगे देखिए, लिख रहा है एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों चुनाव किया जा सकता है? तो याद रखिए यहां पर कोई गिनती नहीं है, अनगिनत बार। जी हां दोस्तों, अनगिनत बार। ठीक है, अनगिनत बार दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर अभी देखा जाए दोस्तों तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति कौन बना है? सर्वाधिक बार में दोस्तों कितने बार हैं? सिर्फ 2 बार। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो भी लगातार चुने गए हैं, लगातार चुने गए हैं। किसका चुनाव हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दोस्तों लगातार 2 बार चुनाव हुआ है। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 2 बार के लिए चुना गया। इनका कार्यकाल दोस्तों क्या से क्या था? तो याद रखेंगे 1952 से 57 के लिए पहला कार्यकाल था, और दूसरा कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो 1957 से लेकर 62 तक दोस्तों ये दूसरा कार्यकाल था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 कार्यकाल के लिए दोस्तों चुने गए थे, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली दोस्तों मैंने यही आपको बताया था पीछे, या फिर एकल संक्रमणी मत, यही लिखेगा दोस्तों। जब कभी ये लिखे तो आप अनुच्छेद क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएगा अनुच्छेद 54। मैंने पीछे बताया भी था, अनुच्छेद 54 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा आपसे, इसको भी याद रखेंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 54 में बातें की गई। निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान दोस्तों किस आधार पर होगा? तो याद रखेगा मतदान अगर एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो याद रखेगा वरिष्ठता के आधार पर। किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर दोस्तों निर्वाचन किया जाएगा, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा वरीयता क्रम के आधार पर मतदान, ये किस पद्धति को, इस पद्धति को नाम क्या दिया गया? तो यही वरीयता क्रम जो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। क्या कहते हैं दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत। देखिए हर एमपी का, हर एमएलए का अपना क्या होता है? मत मूल्य होता है, उसी के आधार पर दोस्तों वोटिंग होती है। ठीक है, लिख रहा है राष्ट्रपति की पदावधि जो होती है दोस्तों कितने साल की है? तो हमने पढ़ा दोस्तों कि राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो 5 साल की है। कितनी पदावधि है? 5 साल के लिए व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन दोस्तों पदावधि ये किस अनुच्छेद में है? तो बताया था अनुच्छेद 56 में। कहां पर दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 56 में दिया गया पदावधि के बारे में। ठीक है, लिख रहा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो जब आप पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 60, क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 60, वहां पर दोस्तों ये मिलेगा। अनुच्छेद 59 में दोस्तों क्या था? आपको मैंने बताया था 59 में 9 मिल रहा था, तो याद रखेंगे यहां शर्तें दिया गया। शर्तें किसके लिए दोस्तों? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कहां बताई गई हैं? तो अनुच्छेद 59 में बताई गई। ठीक है, और अर्हताएं कहां बताई गई दोस्तों? अर्हताएं, ठीक है, और हताएं कहां बताई गई हैं? तो दोस्तों इसको अनुच्छेद 58 में बताया गया है। इसी तरह से क्या करेंगे, एक एक चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक दोस्तों ये पद धारण करता है? तो हमने पढ़ा दोस्तों 5 वर्ष की अवधि तक ये पद धारण करता है। और पदावधि के बारे में कहां बताया गया दोस्तों? तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 56 में बताया गया। कहां बताया गया? अनुच्छेद 56 में पदावधि के बारे में बताया गया कि 5 साल की पदावधि के लिए यह पद धारण करता है। लेकिन आप पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेता है? तो ये शपथ किसके सामने लेता है दोस्तों? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेते हैं? ये राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना शपथ लेते हैं। लिख रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति अगर है तब दोस्तों राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेंगे? तो याद रखेंगे उस केस में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे दोस्तों उनके समक्ष दोस्तों राष्ट्रपति क्या लेंगे? शपथ लेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या हैं? अनुपस्थित हैं, उस केस की बात कर रहा है। ठीक है, और शपथ के बारे में दोस्तों बताया कहां गया है? तो याद रखेगा शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया। कहां बताया गया है? अनुच्छेद 60 बताता दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। अगला सवाल है राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? दोस्तों 1 महीने का अगर वेतन देखा जाए राष्ट्रपति का, तो वेतन कितना दोस्तों? याद रखेंगे 5 लाख रुपए। कितना दोस्तों? 5 लाख रुपए
प्रति माह। जी हाँ दोस्तों, प्रति माह वेतन होता है। कहेंगे सर बस करो, राष्ट्रपति ही बन जाओ, एकदम सारा नौकरी से झंझट से मुक्ति मिल जाए, है कि नहीं, लेकिन उतना काबिलियत चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की मासिक पेंशन दोस्तों कितनी होती है? ठीक है, एक महीने का अगर हम पेंशन की बात करेंगे तो इसकी पेंशन होती है दोस्तों 1.5 लाख रुपए माह। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपए महीना क्या होता है दोस्तों? पेंशन आता है इनको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है ना, पत्नी, उनकी पत्नी को भी दोस्तों 30,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को तो मिलता ही मिलता है, उनकी पत्नी को भी पेंशन मिलता है और ये आजीवन मिलता है। ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन या भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए होता क्या है कि जब वित्तीय आपातकाल वगैरह लगता है तो सबके वेतन में कटौती होती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में दोस्तों कभी भी कटौती नहीं हो सकती। ये कहा गया है, ये कहां पर कहा गया है? तो ये दोस्तों कहा गया अनुच्छेद 59(3) में। कहां कहा गया है? अनुच्छेद 59(3) में। कुछ सवाल तो ऐसे जरूर मिले होंगे आपको जो आवश्यकता से अधिक कठिन होंगे, या जिनको पढ़ने या जिनका उत्तर देने में आप असमर्थ महसूस कर रहे होंगे। देखिए स्टडी 91 के साथ जुड़िए ना, समय चुटकी बजाते खत्म होता है। कितनी क्लास तो ऐसे में मिलती है जहां पर हम बोर हो जाते हैं, हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है। आपको कभी हमारी क्लास नहीं फॉरवर्ड करना पड़ता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो हम प्रचार करते हैं कुछ बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। भैया इरिटेट मत हुआ करिए, आपको पढ़ाने के साथ साथ एक दो और धंधे हैं, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे रोजी रोटी चलेगी। और हमें अकेले नहीं चलना, हमारे साथ भी 2 4 10 लोग काम करते हैं, तो दोस्तों उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझदार होंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उतने से आपका कुछ चला नहीं जाता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नाराज वाराज मत हुआ करिए। कभी कभी कोई बच्चा कमेंट करता है बड़ा गलत तरीके से, तो अच्छा नहीं लगता। इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, इतनी ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है। मेहनत तो अपनी जगह है, मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ईमानदारी और क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई भला बुरा कहता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो कहे तो कुछ ना कुछ कहते रहो, कमेंट करो, ये जरूरी है। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए दोस्तों ई बुक लॉन्च किए गए हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, हमारे वेबसाइट से। बाकी किताबें भी हैं, कोर्सेज भी हैं। मौका देंगे स्टडी 91 को, क्वालिटी आप चेक करेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा ये कि हाँ, स्टडी 91 पर आने के बाद हमें बेहतर मिलता है। ठीक है, बाकी नितिन सर के साथ पढ़ने के मजा तो कुछ अलग ही होगा, ये आप जानते हैं पहले से। ठीक है, तो चलिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, मौका मिले तो शेयर कर दीजिएगा। हर बार यही कहता हूं, आज फिर से ही। ठीक है, तो हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।